इमेजिन कीजिए, मतलब बस सोचने के लिए कह रहा हूँ, दो लोग हैं, दोनों ने एक ही शहर से अपनी पढ़ाई पूरी की, एक ही साल में अपनी पहली जॉब शुरू की और दोनों की सैलरी भी बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास शुरुआत। राइट। लेकिन ठीक 10 साल बाद अगर हम देखते हैं तो एक इंसान करोड़पति बन चुका है और दूसरा हर महीने अपनी ईएमआई चुकाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लिटरली बैंक बैलेंस 0 है। हाँ, और अक्सर लोग इसे किस्मत का नाम दे देते हैं, कि उसकी तो लॉटरी लग गई या किस्मत अच्छी थी। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है और यही आज के हमारे इस डीप डाइव का मेन फोकस है। हम आज इस सवाल की गहराई में जाएंगे कि दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग क्यों हैं जो दिन के 10-12 घंटे हार्ड तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के एंड में उनके पास कुछ नहीं बचता। विज्ञान पर आधारित है। वो हमें बताते हैं कि ये पूरा खेल हमारी सोच का है। अमीर और गरीब के बीच का जो असली डिफरेंस है ना, वो पैसों का नहीं है। तो फिर किसका है? वो उन अदृश्य मानसिक जालों का है, मतलब वो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जो हमें हमारे ही पैसों से दूर कर देते हैं। आज का ये पूरा डिस्कशन एक सफर की तरह होने वाला है, खराब वित्तीय आदतों से लेकर इन दिमागी जालों को डिकोड करने और फाइनली फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का एक सफर। अमेजिंग। और इन मानसिक जालों को समझने के लिए ना हम एक बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। दो दोस्तों के एग्जाम्पल लेते हैं, आरव और विवेक। श्योर। है ना? तो मान लेते हैं दोनों की सैलरी 35,000 रुपए है। अब जैसे ही आरव के अकाउंट में पहली सैलरी क्रेडिट होती है, उसका दिमाग क्या कहता है? अरे यार, मैंने इसके लिए लिटरली दिन रात एक किया है, अब तो एंजॉय करना बनता है। बिल्कुल, वो डोपामाइन रश होता है उस वक्त। राइट। और वो तुरंत ईएमआई पर 1 लाख रुपए का फोन ले लेता है। फिर हर वीकेंड किसी महंगे कैफे में दोस्तों के साथ पार्टी चल रही है। और दूसरी तरफ विवेक का अप्रोच अगर हम देखें तो वो पूरी तरह से अलग है। विवेक की सैलरी आते ही उसका सबसे पहला कदम होता है खुद को भुगतान करना, जिसे फाइनेंस की भाषा में पे योर सेल्फ फर्स्ट कहते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट मतलब खर्चा करने से पहले ही? एग्जैक्टली। खर्चे शुरू करने से पहले ही वो अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भविष्य के लिए अलग निवेश कर देता है, एक इमरजेंसी फंड बनाता है और फिर जो पैसा बचता है ना, उसी में अपना पूरा महीना चलाता है। वेट, यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है। मतलब थ्योरी में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पहले बचत करो, लेकिन आज के टाइम में जहाँ महंगाई इतनी ज्यादा है, मेट्रो सिटीज में रहना, रेंट देना, क्या 35,000 की सैलरी में कोई इंसान खुद को पहले भुगतान कर सकता है? आरव को भी तो अपनी जिंदगी जीनी है यार। देखिए, ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, लेकिन खुद को पहले भुगतान करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान अपनी सैलरी का आधा हिस्सा बचा ले। ये अमाउंट के बारे में है ही नहीं, ये एक आदत बनाने के बारे में है। आदत मतलब छोटी रकम से भी? हाँ, अगर कोई इंसान 35,000 में से सिर्फ 2,000 रुपए भी निकाल कर इन्वेस्ट कर देता है, तो वो एक मानसिक अनुशासन, एक मेंटल डिसिप्लिन बना रहा है। यहाँ पर ना अर्थशास्त्र का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल लागू होता है, पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ? ये क्या कहता है? ये रूल कहता है कि हमारा खर्च हमेशा हमारी आमदनी के बराबर फैल जाता है। मतलब अगर कल आरव की सैलरी 50,000 हो जाए ना, तो उसके खर्चे अपने आप 50,000 तक पहुंच जाएंगे। राइट। विवेक बस इसी नियम को तोड़ रहा है। वो अपने खर्चों को अपनी बची हुई सैलरी के हिसाब से एडजस्ट करना सीख रहा है। यार, ये पार्किंसंस लॉ सुनकर ना मुझे सोर्स मटेरियल में दी गई एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी याद आ रही है। वो पानी की टंकी वाली। हाँ, वो बहुत सटीक है। मतलब जरा इमेजिन कीजिए कि घर की छत पर पानी की एक बहुत बड़ी टंकी रखी है, लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा छेद है। अब अगर कोई इंसान रोज उस टंकी में पानी भरता है, तो वो पानी उस छेद से रिसता रहेगा। बिल्कुल। और कल को अगर किसी की सैलरी दोगुनी हो जाए, यानी वो दोगुनी रफ्तार से उस टंकी में पानी भरने लगे, तो भी वो टंकी कभी नहीं भरेगी, क्योंकि उसने उस छेद को तो बंद किया ही नहीं है। एग्जैक्टली। और फाइनेंस की दुनिया में इसी छेद को हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हाँ, मतलब जैसे जैसे इंसान की कमाई बढ़ती है, उसके शौक और जरूरतें भी उसी रफ्तार से महंगी हो जाती हैं। कल तक जो नॉर्मल चाय या कॉफी अच्छी लगती थी, सैलरी बढ़ने पर वही कॉफी किसी महंगे कैफे की ब्रांडेड कॉफी बन जाती है। मनोविज्ञान में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहा जाता है। वेट, क्या? हेडोनिक ट्रेडमिल? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इंसान चाहे कितनी भी नई और महंगी चीजें खरीद ले, उसकी खुशी का लेवल कुछ ही दिनों में वापस नॉर्मल पर आ जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे जब आव ईएमआई पर नया फोन लाता है, तो वो एक हफ्ते तक बहुत खुश रहता है, उसे बहुत फ्लॉन्ट करता है, लेकिन उसके बाद
उसके बाद वो चार्म खत्म हो जाता है। राइट? अब उसे खुश होने के लिए कोई और नई चीज चाहिए। वो लिटरली एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है जहां वो भाग तो बहुत तेज रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। यार ये तो बहुत डरावना है। मतलब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर इंसान इतना लॉजिकल और समझदार है तो वो जानबूझकर खुद को इस ट्रेडमिल पर क्यों रखता है? मतलब कोई खुद को गरीब क्यों बनाना चाहेगा? इसका जवाब ना हमारे दिमाग की बनावट, हमारी न्यूरोलॉजी और आज के मार्केट के डिजाइन में छिपा है। चलिए इसे एक मेंटल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ठीक है, बताइए। अगर आज अचानक किसी इंसान के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए का बोनस आ जाए और हम उससे पूछें कि क्या 5 साल बाद ये पैसा तुम्हारे पास बचेगा, तो उसका क्या जवाब होगा? वो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा कि हाँ बिल्कुल, मैं इसे इन्वेस्ट करूंगा या एफडी में डाल दूंगा। एग्जैक्टली। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, 90% केसेस में वो पैसा कुछ ही महीनों में गायब हो जाएगा। वाह, 90%? हाँ, क्योंकि जब भी हम बड़ा पैसा देखते हैं हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामाइन। हमारा दिमाग तुरंत 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो बहुत लॉजिकल है, जो कहता है कि फ्यूचर के लिए पैसा बचाओ। और दूसरा है हमारा इम्पल्स सेंटर, जिसे तुरंत खुशी चाहिए। आज की दुनिया में जितने भी ई-कॉमर्स साइट्स हैं, 1 क्लिक शॉपिंग और फ्लैश सेल है, ये सब पूरी तरह से हमारे इसी इम्पल्स सेंटर को टारगेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब ये सब एक ट्रैप है? बिल्कुल ट्रैप है। जब कोई इंसान सेल में कोई फालतू की चीज खरीदता है तो उसे लगता है कि उसने पैसे बचाए हैं, लेकिन असल में उसके दिमाग ने डोपामाइन के लालच में आकर उसे बेवकूफ बनाया है। वो बचत नहीं, खर्च है। यार तो ये सिर्फ हमारी विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, मतलब हमारे खिलाफ एक पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। सही कहा। और मुझे लगता है सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार आज के टाइम में सोशल मीडिया है। मतलब इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते ही ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया वेकेशन पर है, छुट्टियां मना रही है, नई गाड़ियां खरीद रही है। हाँ, और इसी वजह से सोशल मीडिया ने रिलेटिव डेप्रिवेशन को, यानी तुलना करने की बीमारी को, बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया है। तुलना मतलब दूसरों से कंपेयर करना। एग्जैक्टली। पहले लोग सिर्फ अपने पड़ोसियों से अपनी तुलना करते थे, लेकिन आज लोग दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स से अपनी तुलना कर रहे हैं। जब कोई अपने दोस्त की नई कार देखता है तो अचानक से उसे अपनी पुरानी बाइक खराब लगने लगती है जो कल तक बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन देखिए यहाँ ना एक बहुत बड़ा धोखा है। हम सोशल मीडिया पर जो देखते हैं वो लोगों की जिंदगी की सिर्फ एक हाईलाइट रील होती है। बिल्कुल। किसी भी खूबसूरत वेकेशन की फोटो में उस ट्रिप के लिए लिया गया पर्सनल लोन कभी नहीं दिखाई देता। किसी की नई कार के पीछे उसकी ईएमआई का जो स्ट्रेस है वो किसी भी इंस्टाग्राम फिल्टर में नजर नहीं आता। सही बात है। हम अपनी असल जिंदगी की, जहां हम लिटरली स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी तुलना किसी और की एडिटेड और परफेक्ट हाइलाइट से कर रहे होते हैं। और बस इसी दिखावे के चक्कर में लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई उड़ा देते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहला कदम पैसों का निवेश करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को इस दिखावे के जाल से बाहर निकालना है। माइंडसेट शिफ्ट करना है। हाँ, लेकिन यहाँ से एक और बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दीवार सामने आती है। जब लोग इस बात को समझ भी जाते हैं ना, तो वो एक नया बहाना तैयार कर लेते हैं, सही समय का भ्रम। अरे हाँ, ये तो हर दूसरे इंसान की कहानी है। लोग कहते हैं अभी तो मेरी सैलरी सिर्फ 30,000 है, इसमें से क्या ही बचाऊंगा। जब मेरा प्रमोशन होगा या जब मैं महीने का 1 लाख कमाने लगूंगा तब मैं सीरियसली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। ये सुनने में काफी लॉजिकल लगता है ना? ये लॉजिकल लगता जरूर है, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। देखिए, ये निवेश कोई रकम नहीं है, ये एक आदत है। अगर कोई इंसान 30,000 में से 500 रुपए बचाने की मानसिकता नहीं बना पा रहा है, तो 1 लाख की सैलरी आने पर वो 10,000 कभी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो पार्किंसंस लॉ लागू हो जाएगा। एग्जैक्टली। तब तक उसके लाइफस्टाइल का इन्फ्लेशन उसके उस 1 लाख रुपए को पूरी तरह सोख चुका होगा। ये जो सही समय है ना, ये कभी नहीं आता। मतलब शुरुआत छोटी रकम से ही करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर कोई आज ही शुरुआत करना चाहे तो उसे डे टू डे बेसिस पर क्या करना चाहिए? मतलब डेली खर्चे ट्रैक करने और इमरजेंसी फंड बनाने का कोई प्रैक्टिकल तरीका है? बहुत सिंपल तरीके हैं। खर्चे ट्रैक करने के लिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। बस अपने फोन में एक सिंपल स्प्रेडशीट या कोई भी बेसिक नोट्स ऐप रख लें। बस इतना ही? हाँ, दिन भर में जो भी खर्च हो, चाहे वो 10 रुपए की चाय हो या 1000 रुपए का डिनर, उसे तुरंत लिख लें। महीने के अंत में ये डेटा आपको आईना दिखा देगा कि आपका पैसा लिटरली जा कहाँ रहा है। और इमरजेंसी फंड का क्या रूल है?
इमरजेंसी फंड के लिए एक अलग सेविंग अकाउंट खोलें जिसमें कोई एटीएम कार्ड या यूपीआई लिंक ना हो। अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने ऑटो डेबिट सेट कर दें। कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर का फंड वहाँ होना चाहिए। बस इतना सिंपल है। वाह, मतलब कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी ने छोटी रकम से शुरुआत कर दी, खर्चे भी कंट्रोल कर लिए और ट्रैक भी कर लिए। क्या सिर्फ इतना करके कोई अमीर बन सकता है? आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि अगर हम पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो लोगों ने महंगे गैजेट्स और फोन्स पर तो लाखों खर्च किए होंगे, लेकिन अपनी कोई नई स्किल सीखने या कोई कोर्स करने पर शायद ही कुछ खर्च किया हो। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। ये तो ऐसा है जैसे कोई अपने पुराने 2G फोन में 5G इंटरनेट चलाने की कोशिश कर रहा हो। मतलब बिना हार्डवेयर अपडेट किया फास्ट स्पीड की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये एनालॉजी ना इस पूरे कॉन्सेप्ट का दिल है। लोग अक्सर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पीछे भागते हैं, लेकिन जो संपत्ति उन्हें सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है, यानी उनका खुद का ह्यूमन कैपिटल, उनका कौशल, उसे वे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। राइट, अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाते। हाँ, जो लोग सही मायनों में दौलत बनाते हैं वो लगातार अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। वो अपनी इंडस्ट्री की नई चीजें सीखते हैं, कोर्सेज करते हैं, खुद पर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनका कौशल अपडेटेड है तो उनकी कमाई की क्षमता, उनकी अर्निंग कैपेसिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। क्या बात है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, हमने देखा कि कैसे हमें दिखावे की दुनिया से बचना है, कैसे छोटे कदमों से शुरुआत करनी है और कैसे अपनी स्किल्स को उस 5G नेटवर्क की तरह अपडेट रखना है। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसा फैक्टर है जो शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, एक ऐसा जादुई तत्व जिसके बिना कोई भी इंसान दौलत बना ही नहीं सकता। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, और वो जादुई तत्व है समय। समय? हाँ, अक्सर हम सुनते हैं ना, टाइम इज मनी, लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में समय का मतलब सिर्फ काम के घंटे नहीं है। तो फिर क्या है? समय का मतलब है कंपाउंडिंग की ताकत, यानी पैसे से पैसा बनने की जो प्रक्रिया है उसे काम करने का पूरा मौका देना। इससे थोड़ा नंबर्स में समझाइए ना, क्योंकि जब हम कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हैं तो दिमाग थोड़ा सुन्न हो जाता है। एक आम इंसान के लिए डेली लाइफ में इसका क्या मतलब है? श्योर, चलिए इसे एक बहुत ही सीधे साधे गणित से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है। ठीक है, 25 साल। और वो हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करता है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5,000। ओके। अब दूसरा व्यक्ति सोचता है कि पहले जिंदगी के मजे लूं, पार्टी कर लूं। वो 10 साल बाद यानी 35 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है, लेकिन वो हर महीने दुगना यानी 10,000 रुपए निवेश करता है। अरे वाह, सीधा डबल अमाउंट। हाँ, अब जब दोनों 60 साल के होंगे तो आपको क्या लगता है किसके पास ज्यादा पैसा होगा? अरे सीधा सीधा गणित लगाएं तो जिसने ज्यादा पैसा डाला है उसी के पास ज्यादा होना चाहिए। मतलब दूसरे व्यक्ति ने हर महीने डबल पैसा निवेश किया है तो ऑब्वियसली वो आगे होगा। और यहीं पर कंपाउंडिंग का असली जादू काम करता है। अच्छा। हाँ, जो व्यक्ति 25 साल की उम्र से 5,000 डाल रहा था, 60 साल की उम्र में उसका अपनी जेब से कुल निवेश होगा 21 लाख रुपए। ठीक है। और अगर हम औसतन 12% का रिटर्न मान लें तो उसकी कुल दौलत बनेगी लगभग 3.2 करोड़ रुपए। 3.2 करोड़, वाओ। अब दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जिसने 35 साल की उम्र से डबल पैसा यानी 10,000 हर महीने निवेश किया। उसका अपनी जेब से कुल निवेश हुआ 30 लाख रुपए। यानी पहले वाले से 9 लाख ज्यादा डाले उसने। एग्जैक्टली। लेकिन उसकी कुल दौलत कितनी बनेगी पता है? कितनी? सिर्फ 1.9 करोड़ रुपए। वेट, सीरियसली? ये तो होश उड़ाने वाला आंकड़ा है। मतलब पहले व्यक्ति ने अपनी जेब से कम पैसा निकाला, फिर भी उसके पास दूसरे व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम है। बिल्कुल। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 10 साल पहले शुरुआत की थी। यही समय की असली ताकत है। पहले व्यक्ति के पैसे को कंपाउंड होने के लिए, यानी उसके ब्याज पर ब्याज लगने के लिए 10 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिला। माइंड ब्लोइंग। इसलिए ना, जब कोई इंसान कहता है कि अरे मैं अगले साल से निवेश शुरू करूंगा, तो वो सिर्फ आलस नहीं कर रहा है, वो अलार्म को स्नूज नहीं कर रहा है, वो असल में लिटरली लाखों रुपयों का नुकसान कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आज की इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में, जी, जहां लोगों को एक क्लिक पर फूड चाहिए, रातों रात अमीर बनना है, 10 दिन में पैसा डबल करना है, बिल्कुल, वहां सबसे रेयर और सबसे कीमती चीज
धैर्य है। एकदम सही बात है। जो लोग रातों रात अमीर बनने की स्कीमों के पीछे भागते हैं ना, वो अक्सर अपना मूलधन, अपना कैपिटल भी गवा बैठते हैं। हाँ, वो तो हम रोज खबरों में देखते हैं। राइट। असली दौलत धीरे धीरे शांति से बैकग्राउंड में बनती है। ये सुनने में बोरिंग लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए यही काम करती है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव सफर को समेटें, तो ये बिल्कुल साफ है कि अमीर और गरीब होने के बीच की खाई किस्मत या किसी की सैलरी स्लिप से नहीं तय होती। बिल्कुल नहीं। ये उन छोटी छोटी बोरिंग लेकिन जरूरी आदतों से तय होती है जिन्हें हम हर दिन चुनते हैं। बिल्कुल। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इम्पल्सिव दिमाग की सुनते हैं या अपने लॉजिकल दिमाग की। ये इस पर निर्भर करता है कि हम आज के मजे के लिए कल से समझौता करते हैं या आज थोड़ा सा अनुशासन रखकर अपने आने वाले कल को पूरी तरह सुरक्षित करते हैं। और यही फाइनेंशियल साइकोलॉजी का असली सार है। इस पूरी चर्चा ने ना सच में एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है। ये तो क्लियर है कि हम आज फाइनेंशियली जहां भी हैं वो हमारी आदतों का सीधा सीधा नतीजा है। लेकिन मनोविज्ञान का एक और नियम है। कौन सा? हमारी आदतें शून्य में नहीं बनती, वे हमारे आसपास के माहौल से, हमारी संगत से आकार लेती हैं। एक बहुत फेमस कोट है ना कि हम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं हम उन्हीं का एवरेज बन जाते हैं। हाँ, ये बहुत सच है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, अगर किसी को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलनी है, अगर कोई सच में उस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और दिखावे के ट्रैप से बाहर निकलना चाहता है, तो क्या सिर्फ बजट बनाना या कोई एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करना काफी है? या फिर अपना बैंक बैलेंस बदलने से पहले क्या इंसान को अपना माहौल, अपनी संगत, अपना फ्रेंड सर्कल बदलना पड़ेगा? मतलब क्या लोगों की असली रुकावट उनकी कमाई है या वो लोग हैं जो हर वीकेंड उन्हें फालतू का पैसा खर्च करने के लिए उकसाते हैं? ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। ये एक ऐसा सवाल है जो ऑडियंस को अपनी जिंदगी और अपने सर्कल को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।